जोड़ा तो इस डी के साथ जुड़ के 2D हो गया। अब इसमें मैं फिर से मेरे भाइयों तो फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूला बोलेगा दादा जॉन से भी नंबर का टर्म चेक करने हैं, उसमें उससे एक कम इनटू टी, और टीएन का फॉर्मूला हम जानते ही है, तो हमने कुछ नहीं किया, टीएन के प्लेस पे सिर्फ उसका फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया। तो अब ए और डी को, तो उस समय तुम ये नहीं करोगे कि a इज इक्वल टू एल इंटू बी हो गया, b बराबर a बाई एल हो गया, तो क्या बोलोगे, नया फॉर्मूला बन गया। एग्जांपल के लिए 2 4 8 क्या जीपी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हाँ एक जीपी है। क्या आप इसका नहीं पूछ रहा कि याले नंबर का टर्म कौन सा होगा, छठा कौन सा होगा, सातवां कौन सा, बोल रहा है ऐसे करते करते वो छठा टर्म 64 निकला था, वेरीफाई हो गया। ये है मास्टर रिकर्सिव फार्मूला, एक्सप्लिसिट फार्मूला नहीं आ रहा मास्टर मुझे। तो देखो इधर 2 4 6 8 10, वो दूसरे टर्म में 2 जोड़ दो, यानी दूसरे टर्म में 2 जोड़ देंगे तो क्या तीसरा टर्म मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जेंट ऑल ऑफ यू। बच्चों आप सभी का स्वागत है चैप्टर नंबर 8, हमारा जो लास्ट चैप्टर है क्लास 9 की गणित मंजरी का पार्ट 1 का, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। उसका रिवीजन कैप्सूल है, जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपकी जानकारी के लिए पहले बता देता हूं, ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.1 8.2 8.3 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन इसका हो चुका है। रिवीजन कैप्सूल है कि क्विकली एक बार रिकॉल कर लें कि जो हमने पढ़ा था वो कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, सारे फॉर्मुले वगैरह जो होते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा कि पिछले सभी वीडियोस में आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहा है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं मेरे भाइयों और दीदियों। आपका भी तो 54-55 लाइक टारगेट हमने इस बार रखा है। 5455 इस हफ्ते के अंदर अंदर हो जानी चाहिए बच्चों, उसके बाद तो फिर ये 5 लाख होने वाले हैं, ठीक है ना। जल्दी से अपनी सीट बुक कर ले इसमें। चलिए आप देखो कितना मजा आएगा। तुम लोग बोलोगे मास्टर ये क्या रखा आपने छोटा सा टारगेट इतने अच्छे चैप्टर के लिए, इतने अच्छे लेक्चर के लिए। इधर देखो बच्चों, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों क्या होता है, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे करके ये एक सीक्वेंस, एक एपी है। क्यों है मास्टर ये एपी, क्योंकि इसमें हर एक प्रत्येक टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, यानी कि 2 से 4 में जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, 4 से 6 में जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, 6 से 8 में जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी 2 जोड़ना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है, कुछ जोड़ना पड़ेगा और वही जोड़ना पड़ेगा बार बार। तो एक कॉमन डिफरेंस ये मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, इसे बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। गॉट इट। अब इस समांतर श्रेणी का जनरल टर्म कैसे निकलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है सारे के सारे। अब जैसे मान लेते हैं पहला टर्म एपी का ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है। कैसे पता मास्टर ए प्लस डी है, क्योंकि कुछ ना कुछ जोड़ना है, पहले टर्म में कुछ जोड़ेंगे और जो जोड़ा वही अगले टर्म में, जो जोड़ा वही अगले टर्म में। यहां दो 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 जोड़ते हुए चल रहे हैं। यहां मान लेते हैं मैंने कहा मैंने डी जोड़ दिया ए में, तो ए प्लस डी हो गया। फिर ए प्लस डी में एक और डी जोड़ा तो इस डी के साथ जुड़ के 2D हो गया। अब इसमें मैं फिर से मेरे भाइयों एक और डी जोड़ूंगा, तो a प्लस 2D में एक डी जोड़ूंगा तो 2D डी मिलके 3D हो जाएगा। तो हर समय अगर आप किसी का भी डिफरेंस लेके देखोगे, इसमें से इसको घटा के देखो डी मिल रहा होगा, इसमें से इसको घटा के देखो डी मिल रहा होगा, इसमें से इसे हटा के देखो डी मिल रहा होगा। तो कॉमन डिफरेंस डी का इन सबके बीच में है। पहला टर्म फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी एपी की, दो चीजें जरूरी होती है, एक फर्स्ट टर्म एपी और दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस जो मेंटेन करते हुए चल रहा है, वो जो कि यहां पे स्मॉल डी है। अब बच्चों यहां पर पहले वाले टर्म को T1 कह दिया, दूसरे वाले को T2 कह दिया, पूरा तीसरा वाला टर्म है T3 कह दिया, पूरा T4 कह दिया। जैसे यहां 2 T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। अब मान लेते हैं मुझे जनरल टर्म निकालना है, कोई भी nth नंबर का टर्म, क्योंकि ऐसे चौथा पांचवा करते करते मैं कहां तक जा सकता हूं, क्योंकि काउंटिंग तो एंडलेस होती है। तो मैंने कोई जनरल टर्म बोल दिया n। n क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो आप चाहो हो सकता है। तो ये जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, तो हम थोड़ा दिमाग का काम करेंगे यहां पे। कैसे, हम बोलेंगे किसी भी टर्म के पास ए तो सबके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, सबके पास ए है कि नहीं है, सबके पास ए है मास्टर। तो इसके पास भी ए हो जाएगा तो क्या आप लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा क्या, यहां पे भी ए हो गया, सबके ए हो गया। तो अब इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें डी है, सब में डी है, तो मास्टर इसमें भी डी दे देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों एक बात ध्यान से देखना, ये चौथा टर्म में D3 है, ये तीसरा टर्म में D2 है, ये दूसरा टर्म में D1 है। कैच करो, चलो कैच करो फटाफट से। बोल रहा मास्टर फेंको तो फेंकी तो रहा थी इधर से, चल इधर देख। तो बच्चों कहने का मतलब है कि चौथा टर्म में D1 कम है, तीसरे टर्म में D1 कम है। जॉन से नंबर का टर्म है D उससे एक कम है, आप चेक कर लो। जॉन से नंबर का टर्म है D उससे कम है। तो मेरे भाई अगर ये nवें नंबर का टर्म है तो बोल दे कि D ये नहीं होगा, बोल दे, चल बोल दे, मास्टर आता ही नहीं तुम्हें पढ़ाना। हाँ तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से ये nth टर्म कितना निकल गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म निकल गया। आप बोलोगे मास्टर करें क्या इसका,
क्वेश्चन करते हैं। जैसे 369 एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक एपी दिख रही है क्योंकि इसमें 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, तो देख करके पता चल रहा है कि इस एपी का पहला टर्म जो है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस भी इसमें 3 का है। तो कुल मिलाकर कोइंसिडेंटली ए और डी एक जैसे हैं। फिलहाल कोई पूछ रहा सिक्स्थ टर्म बताओ इस गिवन एपी का। मैंने कहा मेरे भाई टर्म बताने के लिए तो मुझे फॉर्मूला लगता है, तो मैंने कहा क्या मैं इस फॉर्मूले को जानता हूं? मैंने कहा हाँ जी जानता हूं। क्या मैं यहां पर सिक्स्थ टर्म चाहिए तो टी के एन के प्लेस पे 6 रख दूंगा, जब यहां 6 रखूंगा तो यहां भी 6 रखना पड़ेगा। सॉल्व करके ये मिलेगा ए और डी की वैल्यू मैं जानता हूं। यहां से ए कितना है यार 3 है, ए कितना है मेरे भाई 3 है, और डी कितना है यार फिर से 3 है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 का था। दोनों की वैल्यूज फेंक के मार रहे हैं वहां पे, तो जैसे ही फेंक के मारोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका छठा टर्म 18 निकल गया। समझना बहुत जरूरी है इसको, कैलकुलेशन नहीं, इसके अंडरस्टैंडिंग। क्या अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए एग्जांपल जानबूझ के ऐसा लिया था मैंने। क्यों? क्योंकि आप बता सकते हो कि अगर ये 9 है तो आप आगे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 12 होगा, प्रेडिक्ट कर सकते हो 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा। ये आप बच्चों प्रेडिक्ट कर सकते हो। नहीं कर सकते बोल दे, 3 जोड़ते हुए तो चलना है। तो आप बोलो छठा टर्म पूछा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आपके अकॉर्डिंग छठा टर्म ये है, मैथ्स के अकॉर्डिंग भी वही है। ऐसे चेक करना है। अब ऐसे करके 600वां टर्म तो चेक नहीं कर पाओगे ना, तो फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूला बोलेगा दादा जॉन से भी नंबर का टर्म चेक करना है, उसमें उससे एक कम इंटू टी। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मुझे बताओ चलो टी ऑफ 100 का आंसर कितना होगा, ए प्लस कितना, बताओ मुझे। जैसे यहां पर था, देख के बिना कुछ करे तुरंत लिख के बताओ मुझे टाइम स्टैम्प के साथ, तब तो मैं मानूं कि पढ़ाई करने बैठा हुआ यहां पे। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आ गया इसी फॉर्मूले पे। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या हमेशा एरिया निकालते हो? कभी कभी ऐसा नहीं होता कि एरिया दे दिया गया, ब्रेथ दे दी गई, पूछ दिया गया लेंथ निकाल दे। समझा ही नहीं वो क्या कहना चाह रहा। मैं कहना चाह रहा मेरे भाई, अगर एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, कोई बोल रहा है कि एल बराबर 2 यूनिट है, बी बराबर 3 यूनिट है, मान लेते हैं कोई ऐसा बोल रहा, तो एरिया बराबर कितना होगा? तुम बोलोगे 6 यूनिट स्क्वायर हो गया। बहुत सुंदर, चल ठीक है, हटा 7 की घटा। अभी कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि एरिया अगर 6 यूनिट स्क्वायर है तो दादा अगर एल मान लेते हैं 3 यूनिट है तो बता बी कितना होगा। ये नहीं बोल सकता कोई। तो उस समय तुम ये नहीं करोगे कि a इज इक्वल टू एल इंटू बी हो गया, b बराबर a बाई एल हो गया। तो क्या बोलोगे? नया फॉर्मूला बन गया मास्टर, नया फॉर्मूला बन गया, उसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो गया। तो बच्चों इसी प्रकार से अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा कि 369 एक एपी दिख रही है, इस बार ये नहीं पूछा गया कि कौन सा टर्म 18 है, ये नहीं पूछा गया कि ये वाला टर्म बताओ। जैसे पिछली बार बोला था छठे नंबर का टर्म बताओ कौन होगा, इस बार बोल रहे जैसे ये 3 है, पहले नंबर का टर्म 3 है, जैसे दूसरे नंबर का टर्म 6 है, जैसे तीसरे नंबर का टर्म 9 है, ऐसे 18 कौन से नंबर का टर्म है। मतलब ये कहना चाह रहे कि अगर पहले नंबर का टर्म T1 है, T2 है, T3 है, तो कौन सा मैंने कहा मान लेते हैं nth नंबर का टर्म होगा 18। मैंने कहा मान लेते हैं nth नंबर का टर्म होगा 18। तो बच्चों अब यहां पे बात आ गई, Tn मुझे पता चल गया, तो मैं क्या बोलूंगा? वी नो दैट। फिर से मैं बोलूंगा भाई साहब हम जानते हैं कि Tn बराबर इस बार 18 हो गया, और Tn का फॉर्मूला हम जानते ही है, तो हमने कुछ नहीं किया, Tn के प्लेस पे सिर्फ उसका फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया। तो अब a और d को मैं जानता हूं क्योंकि a फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है, दोनों की वैल्यू उठा के फेंकनी है। a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू भी कितनी 3, दोनों को फेंक के मारोगे बच्चों तो n बराबर कितना निकलेगा मास्टर? 6 निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर आप लोग ये कहना चाह रहा कि अगर आप लोग 12, 15, 18, 20, 21, 24 ऐसे करते हुए जाते रहते अगर आप दादा, तो ये कह रहा है कि आपको पूछा होता ना कि 18 कौन से नंबर का टर्म है, तो गिन लो कौन से नंबर में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे नंबर का टर्म है। तो आपका आंसर आ गया बच्चों, छठे नंबर का टर्म 18 है। आगे बढ़ने की ऐसी बात पे अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस मेंटेन हो रहा चल रहा था, इस बार क्या होगा? कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, कॉमन रेशियो होगा। यानी एक कॉमन चीज से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऐड नहीं हो रहा होगा। जैसे 2 का 4 कैसे आया, 8 कैसे, एक पैटर्न कैच हो रहा है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी करता हुआ चलेगा ऐसे करके। तो कहने का मतलब है 2 से इस बार मल्टीप्लाई हो रहा है रादर देन एडिंग, तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म समझते हैं इसका कैसे होगा। अगर पहला टर्म मैं कह देता हूं a है, तो मैंने क्या कहा? किसी चीज से मल्टीप्लाई होते हुए चल रहा है, तो इस बार वो चीज का नाम 2 था, तो मेरे भाई जनरल करने के लिए r कह देते हैं, r स्टैंड्स फॉर कॉमन रेशियो। जैसे वहां d कॉमन डिफरेंस था, तो r से इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब इसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो ar इंटू r कितना? ar स्क्वायर इंटू r कितना? ar क्यूब इंटू r कितना? ar की पावर 4। ऐसा करते हुए बच्चों क्या करेगा? आगे को जाएगा। तो अब सवाल यह कि मास्टर पहला टर्म समझ गए, दूसरा टर्म समझ गए, तीसरा समझ गए, चौथा टर्म समझ गए, तो अब मुझे बताओ कि nवें टर्म में भी क्या a होगा कि नहीं होगा? जब सब टर्म में a है तो इस टर्म में a क्यों नहीं होगा? सबके पास r है तो इसके पास r क्यों नहीं होगा? लेकिन यहां पे चौथे टर्म का r कितना था? 3 था, तीसरे में पावर 2 थी, दूसरे में पावर 1 थी मास्टर। तो इसका मतलब जॉन से नंबर का टर्म है पावर 1 कम है, तो इसका मतलब nth नंबर का टर्म है पावर कितनी होगी मास्टर? 1 कम होगी। तो इस प्रकार से बच्चों क्या हो गया? Tn बराबर ar रेज़ टू द पावर n-1। बाल देख कैसे हो रहे हैं, यहां से उड़ने में लगे हुए, पता नहीं कहां जा रहे हैं।
यहां पर क्रिश बना हुआ मैं भी। इधर देख चल, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर कितना हो गया मेरे भाई, एन माइनस वन हो गया। तो कुल मिलाकर ये जनरल टर्म निकल गया फॉर जीपी। क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल के लिए। 2 4 8 क्या है, जीपी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ एक जीपी है। क्या आप इसका सिक्स्थ टर्म बता सकते हो मास्टर? तो हम बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है जनरल टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन फॉर जीपी। फॉर जीपी जो जीपी का छठा टर्म निकालना है, मैंने एन के प्लेस पे 6 रखा, यहां भी 6 रखा, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो छठा टर्म कितना निकल गया, इतना इजी है। इस बार क्या करना है, ए आर की पावर एन माइनस वन, जौन से नंबर का टर्म चाहिए उससे एक पावर कम करनी है। जैसे वहां क्या था, अगर मुझे छठा टर्म चाहिए था एपी में तो ए प्लस 5d, जीपी में चाहिए तो ए आर की पावर 5। बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ए की वैल्यू यहां देखो, फर्स्ट टर्म कौन है, 2, कॉमन रेशियो कितना है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, या इसको निकालने का दूसरा तरीका ये होता है कि a2 अपॉन a1 कर दो, सेकंड टर्म अपॉन a2 मतलब t2 अपॉन t1। अरे अरे वो बोल रहा है ये a2 a1 कौन है मास्टर, तो ये t2 अपॉन t1 कर दो। तो ये भी क्या होता है, कॉमन रेशियो वही है, जिस चीज से मल्टीप्लाई होते हुए चला, समझ नहीं आ रहा तो सेकंड टर्म को डिवाइड कर दो पहले टर्म से, तो आपको समझ में आ रहा है आर भी इसका 2 ही है और ए भी इसका 2 ही है। जब हमने उनको रखा तो हमारा आंसर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5, बेस सेम होता है, पावर ऐड होती है, 5 और 1 6 हो गए, और 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है। अब तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा, बोल रहा होगा मास्टर की बात पे यकीन नहीं करना, फेमस होते तो करता। इधर देख चल, 8 यहां पर लिखा हुआ मेरे भाई, और उसके बाद 16 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, ऐसे करते हुए चलते रहोगे तुम लोग आगे। लेकिन अगर आपसे पूछा था छठा टर्म क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा हो गया मास्टर, छठा टर्म कौन सा है, 64 है। क्या वो छठा टर्म 64 निकला था? निकला था, वेरीफाई हो गया, ये है मास्टर। फिर भी बोल रहा लाइक नहीं करूंगा, चल ना हटा सावन की घटा। इधर देख 2 4 8, फिर से एक क्वेश्चन आया, इस बार विच टर्म ऑफ दिस जीपी विल बी 64। इस बार ये नहीं पूछ रहा कि याले नंबर का टर्म कौन सा होगा, छठा कौन सा होगा, सातवां कौन सा, बोल रहा है ऐसे करते करते 64 जो होगा वो कौन से नंबर पे आएगा। यानी जैसे कि 2 पहले नंबर पे आया, 4 दूसरे नंबर पे, 8 तीसरा टर्म है, ऐसे ही 64 कौन सा टर्म है। मैंने कहा चल ना भाई मान लेते हैं, आजा। मैंने कहा इसे पहला टर्म, इसे दूसरा टर्म, इसे तीसरा टर्म, इसे मान लेते हैं एनवा टर्म है। अब मैं बोलूंगा मुझे जीपी के बारे में पता है कि जीपी का एन टर्म ए आर रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 होता है, तो मैं बोलूंगा ए मुझे पता है 2 है, आर मुझे पता है फिर से 2 है क्योंकि कॉमन रेशियो वही है, तो मैंने उन सबकी वैल्यू रखी। टीएन इस बार मेरे अकॉर्डिंग 64 था, एन मैं नहीं जानता, 2 ने इस 64 को 32 बार काट दिया। अब मुझे बताओ 32 को 2 की बार 5, तो तुम लोग बोल ही नहीं सकते, पढ़ना लिखना तो तुम्हें आता ही नहीं बिल्कुल भी, अभी पहली पहली बार आए हो पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब यहां पर देखोगे 2 की पावर 5, यहां 2 2 सेम है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जैसे ही यहां, अरे चल ना यार, ये बच्चों ये इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब n माइनस 1 बराबर 5 आ जाएगा, n बराबर 5 प्लस 1 आ जाएगा, यानी n बराबर 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से n बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया। तो हो गया काम। अभी तुम लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा मास्टर की बात पे, तो यहां देख चल, 8 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी पता नहीं कितना होता है, कुछ तो था यार, फिर से रट्टे मार के आया था भूल गया। इधर देख चल, यहां पे ऐसे करोगे बच्चों, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा हो गया। छठे नंबर का टर्म है 64, हमारा भी क्या निकला, छठे नंबर का टर्म है 64। ये होती है मजाक मस्ती। अब इधर देख चल, रिकर्सिव फार्मूला और एक्सप्लिसिट फार्मूला नहीं आ रहा मास्टर मुझे, तो देखो इधर 2 4 6 8 10 एक कुछ एक सीक्वेंस दिया हुआ आपको, आप बड़े समझदार हो, मुझे पता है कि आप पहचान गए कि ये एपी है, आप पहचान गए कि एक एपी है। अगर आप पहचान गए कि ये एपी है तो आप बोलोगे टीएन इसका कितना निकलता है, इतना। ए की और मतलब इसका जनरल टर्म आप जानते हो ना, उस जनरल टर्म में इस पर्टिकुलर एपी के लिए जो ए और डी की वैल्यू है, क्योंकि अलग अलग एपी के लिए ए और डी की वैल्यू बदलती रहेंगी, इसीलिए उन सबके लिए एक्सप्लिसिट फॉर्म भी बदलता रहेगा। ये जनरल फॉर्म है जो कि कोई भी प्रकार की एपी हो सबके लिए काम करेगा, लेकिन ए और डी की अलग अलग वैल्यू, जैसे इस एपी के लिए कुछ है, कोई दूसरी एपी के लिए ए और डी की वैल्यू कुछ और होती तो उसका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन इसके लिए इसका आंसर ही आया। यानी एक्सप्लिसिट फॉर्म उसे कहते हैं जिसमें आपको एक फॉर्मूला ऐसे मिल जाता है कि जॉन से नंबर का टर्म चाहिए, आप सिर्फ वो एन को प्लेस करो, आंसर निकलेगा। मैं बोलूंगा मुझे चौथे नंबर का टर्म चाहिए, बोलेगा एन 4 रखो, 4 दूनी 8, 8 मिलेगा चौथे नंबर पे, मिला। मैं बोलूंगा एन 3 पे चेक करना है मुझे, तीसरे नंबर का टर्म कौन सा, बोलता है एन 3 रखो, 2 3 6, 6 मिला तीसरे नंबर पे। तो इस प्रकार से बच्चों में ये समझ में आया कि ये वो चीज होती है एक्सप्लिसिट फॉर्म जो बोलती है कि एक रेडीमेड फॉर्मूला आपको दे दिया, एन डालो और आंसर ले जाओ, अपना सामान ले जाओ। रिकर्सिव फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिकर्सिव का मतलब है इसमें दो टर्म के बीच में इंटर रिलेशन देखा जाता है, यानी कि एक टर्म और उससे पिछले टर्म के बीच में देखा जाता है कि इन दोनों में क्या रिश्ता बैठ रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे इन दोनों में रिश्ता बैठ रहा है कि आगे वाला टर्म पिछले वाले टर्म का 2 गुना है, आगे वाला टर्म पिछले वाले टर्म का 2 गुना है, आगे वाला टर्म पिछले वाले
आगे वाले टर्म में पिछले वाले टर्म में 2 जोड़ा है, आगे वाला टर्म पिछले वाले टर्म से 2 ज्यादा है, आगे वाला टर्म पिछले वाले टर्म से 2 ज्यादा है, आगे वाला टर्म पिछले वाले टर्म से 2 ज्यादा है मेरे भाई। तो इसका मतलब ये देखिए मास्टर मास्टर बनेंगे, ये बड़े आए। इधर देखो, तो कहने का मतलब है मेरे भाई क्या हुआ कि जो भी आपका पिछला टर्म था उसमें 2 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा आगे वाला टर्म। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि n बराबर 3 रख दिया, तो यहां 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से गया 2। तो ये कहना चाह रहा है कि तीसरा टर्म जो है वो दूसरे टर्म में 2 जोड़ दो, यानी दूसरे टर्म में 2 जोड़ देंगे तो क्या तीसरा टर्म मिलेगा, मिलेगा। तो ये हो गया। तो रिकर्सिव फॉर्मूला 2 इंटर रिलेशन बताता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में 2, और जो ये वाला एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है जनरल टर्म्स के बताता है, जनरल टर्म जो होती है उसमें ए और डी की वैल्यू रखता है। अगर तुम्हें लगता है ज्यादा ही समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और मुझे रिकर्सिव फॉर्मूला नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर नीचे कमेंट सेक्शन मिलेगा मुझे तभी समझ में आएगा कि मेरी मेहनत सफल हो पाई, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के लिए मैंने प्रिपरेशन करी कि वो समझ पाए। अगर इसका जवाब आ पा रहा है अभी के लिए बच्चों इतना यार। मुझे बताओ भी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, सोशल साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो, मतलब सोशल साइंस में सब कुछ आता है, सोशल साइंस हो मेरे भाई, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपकी क्यों ना हो, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मास्टर ने बना के रख रखी है, जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हो और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहो जैसे देते हुए आ रहे हैं अभी तक। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।